बच्चों, इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस अ बॉडी कैन परफॉर्म? मेनली बॉडी परफॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। बॉडी मेनली दो टाइप के वाइब्रेशंस परफॉर्म करता है, और वो कौन से टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं? फ्री वाइब्रेशंस एंड फोर्स्ड वाइब्रेशंस। नंबर वन, फ्री वाइब्रेशंस, एंड नंबर टू, फोर्स्ड वाइब्रेशंस। लेट अस अंडरस्टैंड दीज वाइब्रेशंस इन डिटेल। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्री वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी। फ्री वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी। एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग तीन एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल वन इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में एक स्ट्रिंग होता है जिसको रिजिड सपोर्ट पे फिक्स करते हैं, और एक छोटा बॉब होता है। बॉब का मतलब मेटल स्फीयर। इनिशियली सिंपल पेंडुलम इज एट रेस्ट, का मतलब ये जो बॉब होगा ये रेस्ट पे होगा। फिर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इस बॉब को डिस्प्लेस करो। अप्लाई सम फोर्स एंड डिस्प्लेस द बॉब फ्रॉम इस इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये बॉब का इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको हमने डिस्प्लेस किया, और फिर हमने इसको रिलीज किया। का मतलब रिलीज करने के बाद हमने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया। देन दिस बॉब विल परफॉर्म वाइब्रेशंस, and such vibrations of simple pendulum is called free vibrations. Example number 2, tuning fork. तो ये हो गया डायग्राम ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। These are prongs of tuning fork. इनको ट्यूनिंग फोर्क के prongs बोलते हैं, और यहां बोलते हैं stem. We hold the tuning fork by the stem. हम लोग ट्यूनिंग फोर्क को stem से होल्ड करते हैं। Initially these prongs are in equilibrium position, they are at rest. तो इन prongs को किसी external force से strike करो, say for example hammer. तो hammer will act as external force, तो hammer से यहां पे prongs को strike करो, and then you remove the hammer. Then these prongs or this tuning fork begins to vibrate. Such vibrations are also called free vibrations. एग्जाम्पल नंबर 3, स्ट्रिंग या वायर। तो एक मेटल वायर है, ये एक मेटल स्ट्रिंग है जिसको रिजिड सपोर्ट पे फिक्स किया है। दीज आर टू रिजिड सपोर्ट। और फिर इस वायर को हमने प्लग किया। जब हम लोग वायर को प्लग करेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, बट एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ वायर को डिस्प्लेस करने के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद फोर्स को रिमूव करेंगे, मतलब वायर को रिलीज करेंगे। Then this wire performs vibrations, and such vibrations are called free vibrations. So vibrations of simple pendulum, vibrations of tuning fork, vibration of a string, all are examples of free vibrations. But what is free vibration of a body? So when a body is displaced from its equilibrium or mean position and released, हर एक केस में मैंने क्या किया? बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया और उसको रिलीज किया, का मतलब एक्सटर्नल फोर्स को मैंने रिमूव किया। देन बॉडी परफॉर्म्स वाइब्रेशंस, एंड सच वाइब्रेशंस आर कॉल्ड फ्री वाइब्रेशंस। तो व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज, का मतलब व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव, बॉडी को डिस्प्लेस करने में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा, और फिर उस फोर्स को रिमूव करो। Then body performs vibrations. Such vibrations are called free vibrations of a body. The frequency with which body performs vibrations are called natural frequency. So when body performs free vibrations, उसका जो frequency होगा, that frequency is called natural frequency of vibration. तो जब सिंपल पेंडुलम वाइब्रेशंस करेगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी। व्हेन ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। व्हेन स्ट्रिंग परफॉर्म्स वाइब्रेशंस, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो उस स्ट्रिंग का नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा।
Natural frequency of free vibrations depends upon several factors. ये हर एक बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगा. इन सब बॉडीज का नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगा, बिकॉज नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस ऑफ द बॉडी. डायमेंशंस का मतलब शेप, size of the body, also depends upon mass of the body, also depends upon elastic properties present in the body. So natural frequency with which the body performs free vibrations depends upon dimensions of the body, mass of the body and its elastic properties. Now when a body performs free vibrations, it will also suffer resistance of surrounding medium. का मतलब बॉडी के बाहर जो सराउंडिंग मीडियम होगा ये बॉडी के मोशन को अपोज करेगा. तो यूजुअली सराउंडिंग मीडियम तो एयर होगा, बट इट कैन बी सम अदर मीडियम आल्सो. तो ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो व्हेन बॉडी स्टार्ट्स फ्री वाइब्रेशंस, ड्यू टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सराउंडिंग मीडियम, बॉडी के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड स्लोली डिक्रीज होगा. एंड आफ्टर सम टाइम बॉडी विल स्टॉप वाइब्रेटिंग, बॉडी विल कम टू रेस्ट. तो बॉडी इनडेफिनेटली वाइब्रेट तो करेगा नहीं, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ सराउंडिंग मीडियम, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन स्लोली गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड बाद में बॉडी विल स्टॉप वाइब्रेटिंग. So such vibrations are called damped vibrations या damped oscillations. So in damped vibrations या damped oscillations, amplitude decreases slowly with time. So free vibrations are damped vibration. Amplitude goes on decreasing. Examples of free vibrations: vibrations of simple pendulum, vibrations of tuning fork, and vibrations of stretched string या stretched wire. तो ये हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ फ्री वाइब्रेशंस. तो फ्री वाइब्रेशंस में हमको याद रखना है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे कंटिन्यूअसली एक्ट नहीं करता. एंड फ्री वाइब्रेशंस में बॉडी का जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होता है उसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी. नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस, मास एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी. And when body performs free vibrations, due to the distance of the surrounding medium, amplitude of vibration decreases with time and finally body stops vibrating. So this is first type of vibration, that is free vibrations of a body. Second type of vibrations are called forced vibrations. जैसे इसके नाम में लिखा है फोर्स्ड वाइब्रेशंस, का मतलब यहां पे वाइब्रेशंस बॉडी के ऊपर फोर्स्ड किए जाएंगे. बॉडी विल बी फोर्स्ड वाइब्रेटिंग. जबकि फर्स्ट वाइब्रेशन जो था फ्री वाइब्रेशंस, फ्री का मतलब बॉडी वाज वाइब्रेटिंग फ्रीली. एंड सेकंड टाइप फोर्स्ड वाइब्रेशंस, तो यहां पे बॉडी विल बी फोर्स्ड टू वाइब्रेट. इन फ्री वाइब्रेशंस हमने देखा था कि जब ये बॉडी फ्री वाइब्रेशंस करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सराउंडिंग मीडियम. बट अगर बॉडी को कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करके रखना है, तो वी हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. Why periodic force? Because that force will be under vibrations. It's an external vibrating periodic force. The body can be made to vibrate continuously with the constant amplitude by applying external periodic force. तो बॉडी अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में वाइब्रेट करेगा, तो सच वाइब्रेशंस आर कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशंस. एग्जाम्पल्स देखते हैं. लेट्स सी एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस. एग्जाम्पल नंबर 1, टेबल टॉप. टेबल टॉप का मतलब टेबल का सरफेस. तो ये एक टेबल का सरफेस है, वी कॉल इट टेबल टॉप. तो इस टेबल टॉप को वाइब्रेट करने के लिए वी प्लेस अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क ऑन द टेबल टॉप. का मतलब पहले इस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करो बाय सम
एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, इस ट्यूनिंग फोर्क को पहले वाइब्रेट करो और फिर ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क टेबल टॉप के कांटेक्ट में रखो। तो एज सुन एज वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज केप्ट इन कांटेक्ट विद द टेबल टॉप बिगिंस टू वाइब्रेट, फिर टेबल टॉप भी वाइब्रेट करना शुरू करेगा। तो such vibrations of tabletop will be called as forced vibrations. And in this example, tuning fork will act as external periodic force. External periodic force का मतलब ये जो force होगा ये vibrating nature का होगा। Tuning fork को नहीं रखना है, vibrating tuning fork को टेबल टॉप पे रखना है। If tuning fork is not vibrating and if you keep the tuning fork on the table top, then table top will not vibrate. बट अगर वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को टेबल टॉप पे रखेंगे तो टेबल टॉप विल ऑल्सो वाइब्रेट। तो योर ट्यूनिंग फोर्क विल एक्ट एज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। एग्जाम्पल नंबर 2, वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप। तो ये एक पाइप है, इट्स अ हॉलो पाइप। अगर ये पाइप हॉलो है तो उसके अंदर एयर होगा and air inside the pipe can be supposed to be made of columns. Air columns होंगे one below the other. तो पाइप के अंदर का एयर कॉलम कैन बी मेड टू वाइब्रेट बाय दिस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क। तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे पाइप के माउथ के नजदीक रखो। तो व्हेन अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज केप्ट नियर द ओपन एंड ऑफ द पाइप, then the air column inside the pipe begins to vibrate. तो पाइप के अंदर जो एयर कॉलम होगा वो भी वाइब्रेट करेगा। Such vibrations are called forced vibrations. Example number 3, vibrations of string. बच्चों वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग हमने फ्री वाइब्रेशन में भी एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, बट उस वाइब्रेशन में और इस वाइब्रेशन में डिफरेंस है। फ्री वाइब्रेशन में हमने स्ट्रिंग को प्लग किया था, है ना। फ्री वाइब्रेशंस के लिए हमने इस स्ट्रिंग को प्लग किया था। तो व्हेन द स्ट्रिंग इज प्लग्ड, देन द स्ट्रिंग परफॉर्म्स फ्री वाइब्रेशंस। बट यहां पे हम लोग स्ट्रिंग को प्लग नहीं करेंगे, बट स्ट्रिंग जो दो रिजिड सपोर्ट के ऊपर फिक्स्ड हुआ है, दीज आर टू रिजिड सपोर्ट, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में एक स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग के सामने एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क रख दिया। तो प्लेस द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क नियर द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के नजदीक रखो ट्यूनिंग फोर्क को, और ट्यूनिंग फोर्क पहले से ही वाइब्रेट कर रहा था। तो व्हेन यू प्लेस अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क नियर द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिगिंस टू वाइब्रेट, स्ट्रिंग भी वाइब्रेट करना शुरू करेगा। एंड सच वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग विल बी कॉल्ड एज फोर्स्ड वाइब्रेशन। तीनों एग्जाम्पल में वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क विल एक्ट एज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस। तो व्हाट इज फोर्स्ड वाइब्रेशंस? द वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स in which body vibrates with the frequency equal to frequency of external periodic force are called forced vibrations. इसका मतलब जब भी बॉडी फोर्स्ड वाइब्रेशंस करेगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगा इट विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स का जो फ्रीक्वेंसी होगा वही बॉडी के वाइब्रेशंस का फ्रीक्वेंसी होगा, और ये फ्रीक्वेंसी उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होगा, बिकॉज बॉडी का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी होगा। बट इन फोर्स्ड वाइब्रेशन बॉडी डज नॉट वाइब्रेट विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फोर्स्ड वाइब्रेशन में बॉडी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट नहीं करेगा, बॉडी विल वाइब्रेट विथ द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस, जब भी कोई बॉडी फोर्स्ड वाइब्रेशंस करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी। द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी डिफरेंस।
कौन सा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस? एक होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड दूसरा होगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी। तो उस फ्रीक्वेंसी डिफरेंस पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड करेगा। दैट मीन्स जितना फ्रीक्वेंसी डिफरेंस स्मॉल होगा उतना एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लार्ज होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। एम्पलीट्यूड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। तो जितना फ्रीक्वेंसी डिफरेंस स्मॉल होगा, कौन सा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो जितना फ्रीक्वेंसी डिफरेंस स्मॉल होगा उतना एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लार्ज होगा, और जितना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लार्ज होगा उतना एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन स्मॉल होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। एग्जांपल्स ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस, वही एग्जांपल है जो मैंने यहां पे ड्रॉ किए हैं। तो एग्जांपल 1 में वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क is kept in contact with the tabletop, then the tabletop performs forced vibrations. Example 2, vibrating tuning fork, TF का मतलब tuning fork, तो vibrating tuning fork produces forced vibration in the air column in a pipe. Example number 2. And example 3 होगा vibrating tuning fork produces forced vibration in a string fixed at 2 rigid support. तो ये हो गया सेकेंड टाइप का वाइब्रेशंस एंड इट इज कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशंस। थर्ड टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होगा थर्ड टाइप ऑफ वाइब्रेशंस अ बॉडी कैन परफॉर्म। बट रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। ये जो रेजोनेंस फिनोमेना है ये फोर्स्ड वाइब्रेशंस का ही स्पेशल केस होगा। बच्चों, हमने फोर्स्ड वाइब्रेशन में देखा था कि जब ये बॉडी फोर्स्ड वाइब्रेशंस करता है तो उसके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन का जो वैल्यू होता है, इन फोर्स्ड वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस किसका? फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। And amplitude of forced vibration is inversely proportional to frequency difference. But अगर frequency difference 0 हुआ तो का मतलब अगर दोनों के frequency सेम हुए तो that means if the frequency of the external periodic force is exactly equal to the natural frequency of vibration of a body, दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हो गए, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी और बॉडी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर ये दोनों सेम होंगे देन बॉडी वाइब्रेट्स विथ वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड। तो उस केस में बॉडी बहुत ही लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा एंड सच अ कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो इन रेजोनेंस बॉडी वाइब्रेट्स विथ लार्ज एम्पलीट्यूड। बट रेजोनेंस कब होगा? जब भी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी बिकम्स इक्वल। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस? इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स whose frequency is equal to the natural frequency of vibration of the body, then body vibrates with large amplitude and this phenomenon is called resonance. और रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन कौन सा है? व्हाट इज द कंडीशन नेसेसरी फॉर रेजोनेंस? तो कंडीशन क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम हुआ तो बॉडी के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड वेरी लार्ज हो जाएगा। तो बॉडी वाइब्रेट्स विद वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड एंड दैट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो मैंने जो फोर्स्ड वाइब्रेशन में एग्जांपल डिस्कस किए थे, अभी उन्हीं दो एग्जांपल्स को मैं रेजोनेंस में भी डिस्कस कर रहा हूं। वाइब्रेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप। तो इस केस में अगर ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी और एयर कॉलम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम हुआ, इफ
frequency of tuning fork and the frequency of vibration of air column becomes equal, then this air column begins to vibrate with maximum amplitude. And intensity of sound is directly proportional to amplitude square. Intensity proportional to amplitude square होता है. So if air column vibrates with maximum amplitude, then the intensity of sound traveling in a pipe is also maximum. And hence we'll hear a loud sound. तो अगर रेजोनेंस होगा तो हमको यहां पे एक लाउड साउंड सुनाई देगा. तो सच अ डिवाइस इज कॉल्ड रेजोनेंस ट्यूब. ऐसे डिवाइस को बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब. तो रेजोनेंस ट्यूब में अगर वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को एयर कॉलम के साथ वाइब्रेट करेंगे एंड अगर एयर कॉलम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी सेम हुआ तो एयर कॉलम इनसाइड द पाइप विल वाइब्रेट विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड विल हियर अ लाउड साउंड बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. तो दिस रेजोनेंस फिनोमेना इज यूज्ड इन सच टाइप ऑफ पाइप एंड सच अ instrument is called resonance tube. Second example, vibration of a string. So when a vibrating tuning fork is kept near the string fixed at both the ends, then string performs forced vibrations. But अगर हम लोगों ने इस string का natural frequency इस tuning fork के frequency के साथ मैच किया, that means natural frequency of the string becomes exactly equal to the frequency of the tuning fork. तो भी रेजोनेंस होगा. एंड जब भी रेजोनेंस होगा तभी ये स्ट्रिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा. अगर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चेक करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा पेपर का पीस वहां पे रख देंगे इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड वी शेप होता है ना, वी शेप, उसको इन्वर्ट करेंगे. ऐसे शेप का एक पेपर का स्मॉल पीस बनाएंगे एंड दैट इज कॉल्ड पेपर राइडर. अ स्मॉल वी शेप पेपर इज कॉल्ड पेपर राइडर. तो एक छोटा सा इन्वर्टेड वी शेप में एक पेपर का पीस हम लोग बनाएंगे, उसको रखेंगे पेपर, इसको रखेंगे स्ट्रिंग के ऊपर. तो रेजोनेंस जब भी होगा तभी ये स्ट्रिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा. तो जो पेपर राइडर होगा, पेपर राइडर का मतलब स्मॉल इन्वर्टेड वी शेप पेपर, तो दैट पेपर राइडर विल आल्सो फॉल डाउन बिकॉज पेपर राइडर विल वाइब्रेट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और वो स्ट्रिंग से थ्रोन ऑफ हो जाएगा. इट विल बी थ्रोन अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड इट विल फॉल डाउन. तो जब भी रेजोनेंस होगा तभी ये स्ट्रिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा. देयरफॉर पेपर राइडर केप्ट ऑन द स्ट्रिंग विल फॉल डाउन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. तो ये होंगे दो एग्जांपल्स रेजोनेंस फिनोमेना के. तो रेजोनेंस होगा एक स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस. तो वी हैव डिस्कस्ड थ्री टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी. नंबर 1 फ्री वाइब्रेशंस, नंबर 2 फोर्स्ड वाइब्रेशंस एंड नंबर 3 रेजोनेंस. तो जब भी हम लोग वर्ड रेजोनेंस यूज करेंगे आपको क्या समझना है, फोर्सेस फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल. व्हेन टू बॉडीज आर इन रेजोनेंस, when two bodies are in resonance they have equal frequency. तो resonance का मतलब condition of equal frequency. Next topic of this chapter is a study of one instrument called sonometer. तो एक इंस्ट्रूमेंट हमको अभी स्टडी करना है और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सोनोमीटर. एंड यूजिंग सोनोमीटर वी कैन फाइंड आउट अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोक. का मतलब आपको एक ट्यूनिंग फोक दिया है जिसका फ्रीक्वेंसी अननोन है. तो विद हेल्प ऑफ सोनोमीटर डिवाइस वी कैन फाइंड आउट अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक. Also, sonometer can be used to verify the laws of vibrating string. तो हम लोग ने जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लॉ स्टडी किए थे, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन एंड लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी. तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के जो 3 लॉज है दे कैन बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड यूजिंग सोनोमीटर.
Let us first understand the construction of sonometer, and then we'll see how the laws of vibrating string can be verified using sonometer, and how can we determine the unknown frequency of tuning fork using sonometer. Sonometer device consists of one rectangular hollow wooden box. तो ये है rectangular wooden box. It's a hollow rectangular wooden box. It is also called sound box. ये जो wooden box है, it is also called sound box. और ये hollow होगा. It is hollow from inside. तो ये hollow box है, which is kept on the table at the edge of the table. ये जो box होगा, ये टेबल के एज पे रखा जाएगा. At one end of the box, we fixed a pulley. तो यहाँ पे P stands for pulley. तो pulley is fixed at one end of the box. And at the other end of the box, we attach one hook. तो ये एक hook होगा. तो hook is fixed at one end of the box and pulley is fixed at other end of the box. और इस बॉक्स में ऐसे छोटे छोटे होल्स भी होंगे. तो these are tiny holes in the box and बॉक्स अंदर से पूरा हॉलो होगा, तो it will contain air. A metal wire also called string. तो एक मेटल का वायर यहां पे हम लोग फिक्स करेंगे और फिर इस मेटल वायर को पुली से ऊपर पास करके फिर यहां पे सस्पेंड करेंगे. फिर इस बॉक्स के ऊपर वी प्लेस टू नाइफ एजेस also called ब्रिजेस. तो ये जो K1 K2 है, इनको बोलेंगे ब्रिजेस also called नाइफ एजेस. एकदम शार्प एज होगा. तो ऐसे दो शार्प एज होंगे, मेटल के शार्प प्लेट्स होंगे और वायर जो है वो इन दो ब्रिजेस के ऊपर पास होगा. एंड दिस टू ब्रिजेस कैन स्लाइड ऑन द वुडन बॉक्स. का मतलब इन दो ब्रिजेस के बीच का डिस्टेंस चेंजेबल होगा. And during the experiment, we consider only this much length of the wire. हमको वायर का पूरा लेंथ कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज वायर यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है. बट वी डोंट हैव टू मेजर एंटायर लेंथ ऑफ द वायर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट. ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट वी हैव टू मेजर लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन दीज टू ब्रिजेस K1 K2. का मतलब हमको सिर्फ इतना ही लेंथ मेजर करना है और इसको बोलेंगे वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द वायर. तो what is L? It is a vibrating length of the wire. और K1 K2 क्या है? Bridges है. They are knife edges and they are movable. They can move along this wooden box. तो इन ब्रिजेस को मूव करके वायर का लेंथ इज एडजस्टेबल. ये जो L है ये हम लोग चेंज कर सकेंगे. We can increase the value of L or we can decrease the value of L. Now when this wire is vibrating, जब ये वायर वाइब्रेट करेगा तो इस हॉलो बॉक्स के अंदर जो एयर है वो भी वाइब्रेट करेगा. एंड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम अलोंग विद द वायर, साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वायर गेट्स एम्पलीफाइड. का मतलब हॉलो वुडन बॉक्स में ये होल क्यों रखा है? उसका रीजन क्या है कि जब ये वायर वाइब्रेट करेगा एक साउंड एमिट होगा. तो उस साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए हम लोगों ने हॉलो वुडन बॉक्स में ये होल रखे हैं. उससे क्या होगा? जब ये वायर वाइब्रेट करेगा, बॉक्स के अंदर जो एयर है वो भी वाइब्रेट करेगा. एंड एज अ रिजल्ट द साउंड एमिटेड बाय द वाइब्रेटिंग वायर गेट्स एम्पलीफाइड. फिर वायर को हमने इन दो नाइफ एज के ऊपर पास किया है. फिर ये वायर पुली के ऊपर पास हुआ है. And at the other end of a wire, we attach hanger with the slotted weights. तो वायर के दूसरे एंड पे हैंगर अटैच किया है और हैंगर में ऐसे हमने स्लॉटेड वेट्स को भी पुट किया है. एंड दिस स्लॉटेड वेट्स आर एडजस्टेबल. का मतलब हम लोग इन वेट्स को या तो हैंगर में ऐड कर पाएंगे या उसे रिमूव भी कर पाएंगे, बिकॉज दे विल हैव स्लॉट्स. तो दिस वेट्स आर चेंजेबल. वी कैन इंक्रीज द वेट इन द हैंगर और वी कैन रिड्यूस द वेट इन द हैंगर. With the help of hanger and slotted weights, a suitable tension T can be applied to the wire.
तो सोनोमीटर वायर को हम लोग सुटेबल टेंशन अप्लाई करेंगे, और वो सुटेबल टेंशन अप्लाई करने के लिए यहां पे हैंगर और स्लॉटेड वेट्स है. इफ m is the total mass in the hanger, if m is the total mass in the hanger, then tension का फॉर्मूला होगा m into g, where m is total mass in the hanger और g होगा acceleration due to gravity. तो let t be the tension applied to the sonometer wire. तो ये होगा मेथड टू अप्लाई टेंशन इन द वायर विद हेल्प ऑफ हैंगर एंड स्लॉटेड वेट्स. तो दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सोनोमीटर. ये हो गया सोनोमीटर का कंस्ट्रक्शन. इसमें क्या है, बेसिकली एक हॉलो वुडन बॉक्स है हैविंग टाइनी होल्स. फिर एक वायर होता है, मेटल वायर, विच पासेस ओवर द टू नाइफ एजेस, आल्सो कॉल्ड ब्रिजेस. देन दिस वायर पासेस ओवर द पुली, and at the other end of a wire, hanger and slotted weights are attached. Use of hanger and slotted weights is to apply suitable tension in the sonometer wire. Tension का formula m into g, where m is the total mass kept in the hanger. तो ये होगा overall construction of sonometer. Using sonometer, we can find out unknown frequency of tuning fork. तो लेट अस सी द प्रोसीजर टू फाइंड अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक. उसके लिए सबसे पहले हमको m मेजर करना पड़ेगा. इस वायर का m, व्हाट इज स्मॉल m? लीनियर मास डेंसिटी. तो लेट स्मॉल m बी द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर, सोनोमीटर वायर. और लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन लेंथ. तो इस पूरे वायर का हम लोग मास मेजर करेंगे, फिर इस वायर का हम लोग लेंथ मेजर करेंगे, और फिर मास को लेंथ से डिवाइड कर लेंगे. तो मास ऑफ अ वायर अपॉन लेंथ ऑफ अ वायर विल गिव यू लीनियर डेंसिटी ऑफ द वायर. और एक पर्टिकुलर मेटल के लिए या एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट होगा. से फॉर एग्जांपल अगर कॉपर का वायर है तो कॉपर के लिए लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट होगा. फिर अगर ये वायर आयरन का है तो आयरन के लिए लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट होगा. तो फॉर एनी पर्टिकुलर मेटल या एनी पर्टिकुलर मटेरियल लीनियर मास डेंसिटी इज कांस्टेंट. बट अगर मटेरियल चेंज होगा, अगर मेटल चेंज होगा, तो लीनियर मास डेंसिटी भी चेंज होगा. ना हमको फाइंड करना है अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक. तो हम लोग क्या करेंगे, इस सोनोमीटर वायर को वाइब्रेट करेंगे यूजिंग ट्यूनिंग फोक. जिस ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी मेजर करना है, उस ट्यूनिंग फोक से इस सोनोमीटर वायर को वाइब्रेट करेंगे, का मतलब फोर्स्ड वाइब्रेशन करेंगे. तो ट्यूनिंग फोक को हम लोग पहले वाइब्रेट करेंगे बाय सम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट. तो बाय स्ट्राइकिंग ऑन द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट वी वाइब्रेट द ट्यूनिंग फोक, एंड देन वी कीप द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक ऑन द बॉक्स नियर द वायर. ट्यूनिंग फोक को बॉक्स के ऊपर रखो बट नियर द वायर. So when vibrating tuning fork is placed near the wire, even the wire begins to vibrate. हमको सिर्फ इतना ही वायर कंसीडर करना है between the two knife edges. तो ये वायर भी वाइब्रेट करना शुरू करेगा. And to observe the phenomena of vibration or resonance, हम लोग एक पेपर राइडर भी यूज करेंगे. तो यहां पे जो आप देख रहे हो ना R, ये R क्या है? एक पेपर राइडर है. पेपर राइडर का मतलब एक छोटा सा पेपर का ऐसे वी शेप में पीस होगा, लाइक दिस. तो इसको बोलेंगे पेपर राइडर. इट्स अ वी शेप बट इनवर्टेड. इसको हमने बीच में फोल्ड किया है और इसको ऐसे हमने उल्टा वी शेप में अरेंज किया है. तो सच अ पीस ऑफ पेपर राइडर इज प्लेस्ड ऑन द वायर. इसको हम लोग ऐसे वायर पर रख देंगे. तो पेपर राइडर इज प्लेस्ड ऑन द वायर. इससे क्या होगा, जब भी वायर वाइब्रेट करेगा, ये पेपर राइडर भी उसके साथ वाइब्रेट करेगा. तो पीस ऑफ पेपर राइडर इज प्लेस्ड ऑन द वायर टू ऑब्जर्व द वाइब्रेशंस ऑफ द वायर. ओके, नाउ इनिशियली दिस वायर विल परफॉर्म फोर्स्ड वाइब्रेशंस, बट हमको लाना है रेजोनेंस फिनोमेना. रेजोनेंस फिनोमेना क्या होगा कि ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी और इस वायर का नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा. And natural frequency of the wire depends upon its length, because n का फॉर्मूला क्या है? 1/12 root of t by n. तो इस वायर का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा ये उसके लेंथ पे डिपेंड करेगा.
इसका मतलब इस लेंथ को चेंज करके वी कैन चेंज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर। और ये लेंथ कैसे चेंज होगा? इन ब्रिजेस को मूव करके, बिकॉज दिस ब्रिजेस आर मूवेबल। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेंथ को ऐसे एडजस्ट करेंगे बाय मूविंग द ब्रिजेस सच दैट दिस वायर वाइब्रेट्स विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, का मतलब विथ इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड व्हेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक बिकम इक्वल, तब ये रेजोनेंस हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर लेंथ पे वायर का नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा। And when the frequency of the external force, tuning fork will act as external force. So when the frequency of external force become exactly equal to natural frequency of the body, resonance will take place. तो at resonance capital N equal to small n होगा। यहाँ पे capital N है frequency of tuning fork और small n है fundamental frequency of vibrating string। तो दोनों frequency equal हो जाएंगे। And as a result, this wire will vibrate with maximum amplitude. एंड अगर ये वायर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा तो पेपर राइडर विल फॉल डाउन। फिर ये पेपर राइडर वायर से नीचे गिरेगा बिकॉज ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो व्हेन पेपर राइडर फॉल्स डाउन, वी विल कम टू नो कि देयर इज रेजोनेंस बिटवीन ट्यूनिंग फोक एंड द सोनोमीटर वायर। तो एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस हमको इस वायर का लेंथ मेजर करना है बिटवीन द टू ब्रिजेस। ये लेंथ मेजर करो। So if we know the length of the wire, we can calculate frequency of vibration of wire 1/2L root of T by M, where T is the tension applied, M होगा linear mass density of wire और L होगा vibrating length of the wire at the time of resonance. And जो frequency vibrating string का होगा वही frequency tuning fork का भी होगा, because capital N equal to small n होगा during resonance. So by this method it is possible to calculate unknown frequency of tuning fork using sonometer. इसके बाद देखेंगे how to verify the laws of vibrating string using sonometer. Okay, now we start with the verification of laws of vibrating string using sonometer. सबसे पहले verification of first law of vibrating string. And first law of vibrating string is also called law of length. तो law of length का experimental verification होगा using sonometer. What is law of length? Law of length says fundamental frequency of vibrating string is inversely proportional to length of a string if tension and linear mass density are kept constant. So if n is inversely proportional to length, then product nl is constant. तो इस लॉ ऑफ लेंथ को हमको वेरीफाई करना है यूजिंग सोनोमीटर। बट लॉ ऑफ लेंथ को वेरीफाई करने के लिए टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग हैज टू बी केप्ट कांस्टेंट। तो वी स्टार्ट विद द प्रोसीजर। टू बिगिन विथ हम लोग इस सोनोमीटर वायर को एक फिक्स्ड टेंशन अप्लाई करेंगे और वो टेंशन थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट होगा। तो अप्लाई अ सुटेबल टेंशन इन द सोनोमीटर वायर यूजिंग हैंगर एंड स्लॉटेड विट्स। और ये टेंशन थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट चेंज नहीं होगा, का मतलब टेंशन विल रिमेन कांस्टेंट। फिर ये जो वायर होगा उस वायर को भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे। एंड अगर वायर चेंज नहीं होगा तो लीनियर मास डेंसिटी भी कांस्टेंट होगा। तो वी अप्लाई सुटेबल टेंशन इन द सोनोमीटर वायर एंड दिस टेंशन इज केप्ट कांस्टेंट एंड लीनियर मास डेंसिटी इज आल्सो केप्ट कांस्टेंट। लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट रखने के लिए वायर को चेंज नहीं करेंगे। वी विल यूज सेम वायर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। देन सेकेंड स्टेप में we will take a set of tuning fork of different frequencies. एक tuning fork हम लोग set consider करेंगे, say 5 tuning fork, 6 tuning forks या say 10 tuning forks. But सब tuning fork के frequencies different होंगे। तो let N1, N2, N3, N4, etc. be the frequencies of the tuning fork. And these tuning forks have different frequency. और फिर हर एक ट्यूनिंग फोक का हम लोग वाइब्रेटिंग लेंथ फाइंड करेंगे यूजिंग पेपर राइडर मेथड।
फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक फर्स्ट ट्यूनिंग फोक. इस ट्यूनिंग फोक को हम लोग रबर पैड पे स्ट्राइक करेंगे और उसको वाइब्रेट करेंगे. तो सेट दिस ट्यूनिंग फोक इनटू वाइब्रेशन बाय स्ट्राइकिंग इट ऑन द रबर पैड. देन प्लेस द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक नियर द सोनोमीटर बॉक्स. इसको इस वायर के नजदीक रख दो. तो when we place a vibrating tuning fork of frequency N1 near the sonometer wire, even sonometer wire begins to vibrate. This is called forced vibrations. बट फिर हम लोग क्या करेंगे, इस ट्यूनिंग फोक और इस सोनोमीटर वायर के बीच में हम लोग रेजोनेंस प्रोड्यूस करेंगे. रेजोनेंस का मतलब फ्रीक्वेंसी मैच करेंगे और वायर का फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन इस लेंथ. तो इस वायर का लेंथ हम लोग चेंज करेंगे बाय मूविंग दिस मूवेबल ब्रिजेस. तो एक पर्टिकुलर लेंथ पे क्या होगा, इस वायर का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा एंड दैट इज रेजोनेंस. एंड जब इन दोनों के बीच में रेजोनेंस होगा तभी ये वायर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा, फॉर्मिंग वन लूप ऑफ अ स्टेशनरी वेव. इस वायर के ऊपर स्टेशनरी वेव का एक लूप फॉर्म होगा, हैविंग टू नोड्स हियर एंड वन एंटी नोड इन द मिडल. पेपर राइडर इज प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ अ वायर. तो ड्यूरिंग रेजोनेंस यहां पे एंटी नोड फॉर्म होगा सेंटर पे. And we know that at anti node particle vibrate with maximum amplitude. So this paper rider is at the position of anti node, so it will vibrate with maximum amplitude and it will fall down. तो उस वाइब्रेटिंग लेंथ को मेजर करेंगे as L1. तो let L1 be the vibrating length for the frequency N1. Same step repeat करो for the remaining tuning fork. तो सेकंड ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी N2 है, उसका वाइब्रेटिंग लेंथ मेजर करेंगे L2. थर्ड ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी N3 है, उसका वाइब्रेटिंग लेंथ मेजर करेंगे L3. तो एवरी ट्यूनिंग फोक विल मेजर द वाइब्रेटिंग लेंथ, बट एज फ्रीक्वेंसीज आर डिफरेंट देयर वाइब्रेटिंग लेंथ्स आर आल्सो डिफरेंट. एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट N1 into L1, N2 into L2, N3 into L3 etc. are constant. का मतलब फ्रीक्वेंसी N1 उसका वाइब्रेटिंग लेंथ L1, फ्रीक्वेंसी N2 उसका वाइब्रेटिंग लेंथ L2. तो N1 L1, N2 L2, N3 L3 ये सब प्रोडक्ट कांस्टेंट होंगे. ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होगा. And if N1 L1 is equal to N2 L2 is equal to N3 L3 is equal to constant होगा, इसका मतलब प्रोडक्ट NL कांस्टेंट है. और NL constant implies N is inversely proportional to length, and this verifies the first law of vibrating string. तो ये हो गया verification of first law of vibrating string using sonometer. Verification of second law of vibrating string. And second law of vibrating string is also called law of tension. And what is law of tension? Fundamental frequency of the vibrating string is directly proportional to square root of tension if vibrating length and linear mass density are constant. तो अगर L और N constant होंगे तो N will be directly proportional to root T, or we can say N upon root T is constant. तो इस second law of vibrating string को हमको verify करना है. जिन दो टर्म्स का रेशो कांस्टेंट होना चाहिए इनको हम लोग चेंज करेंगे. का मतलब इस एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी चेंज होगा और टेंशन चेंज होगा. L और M को रखेंगे कांस्टेंट. तो देखो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर. कीप द वाइब्रेटिंग लेंथ L एंड लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट. लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट रखने के लिए वायर को चेंज नहीं करेंगे. अगर वायर का मटेरियल सेम है तो उसका लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट होगा. एंड वाइब्रेटिंग लेंथ को कांस्टेंट रखने के लिए इन दो ब्रिजेस को एक पोजीशन पे फिक्स रखेंगे. का मतलब ये जो लेंथ होगा, दो ब्रिजेस के बीच में जो वायर का लेंथ होगा ये हमको फिक्स रखना है. बट लेंथ विल रिमेन कांस्टेंट व्हेन द टू ब्रिजेस विल रिमेन कांस्टेंट. तो वेरिफिकेशन ऑफ सेकंड लॉ में ब्रिजेस को मूव नहीं करना है. इन ब्रिजेस को मूव नहीं करना है, लेंथ को मूव नहीं करना है, लेंथ को रखना है कांस्टेंट.
and length will remain constant only when these two bridges remains fixed. तो ये L फिक्स रहेगा और लीनियर मास डेंसिटी फिक्स्ड होगा. वेरी क्या करना है? फ्रीक्वेंसी वेरी करना है और टेंशन वेरी करना है. फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी होगा? बाय टेकिंग ट्यूनिंग फोक ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. तो टेक अ सेट ऑफ ट्यूनिंग फोक ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज N1, N2, N3, N4 एंड सो ऑन. और हर एक ट्यूनिंग फोक का हम लोग टेंशन का वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर रेजोनेंस. रेजोनेंस किसके बीच में होगा? ट्यूनिंग फोक और सोनोमीटर वायर के बीच में होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द फर्स्ट ट्यूनिंग फोक जिसका फ्रीक्वेंसी N1 है. तो इस ट्यूनिंग फोक को हम लोग वाइब्रेट करेंगे और सोनोमीटर बॉक्स पर रख देंगे नियर द वायर. तो वाइब्रेट द फर्स्ट ट्यूनिंग फोक एंड कीप द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक ऑन द सोनोमीटर बॉक्स नियर द वायर. नाउ जैसे ट्यूनिंग फोक यहां पर रख देंगे ये वायर भी वाइब्रेट करेगा एंड द पेपर राइडर विल आल्सो वाइब्रेट. बट अगर पेपर राइडर फॉल नहीं कर रहा है इसका मतलब वायर एंड ट्यूनिंग फोक के बीच में रेजोनेंस नहीं हो रहा है. तो इन दैट केस हम लोग टेंशन को चेंज करेंगे. और टेंशन चेंज कैसे होगा? बाय चेंजिंग द मास. या तो आप मास को ऐड करो टेंशन इंक्रीज करने के लिए या मास को रिमूव करो टेंशन को डिक्रीज करने के लिए. तो इस टेंशन को चेंज करो. यू मे इंक्रीज द टेंशन और डिक्रीज द टेंशन. तो एक पर्टिकुलर टेंशन पे पेपर राइडर विल फॉल डाउन. एट वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेंशन दिस पेपर राइडर विल फॉल डाउन. And when the paper rider falls down, when the tuning fork is kept near to it, इसका मतलब इस वायर और ट्यूनिंग फोक के बीच में रेजोनेंस हो रहा है. का मतलब दे आर इन यूनिजन. यूनिजन का मतलब इक्वल फ्रीक्वेंसी. तो फिर इस N1 फ्रीक्वेंसी का टेंशन हम लोग मेजर करेंगे. इसको कॉल करेंगे T1. का मतलब जब भी टेंशन T1 होगा तभी ट्यूनिंग फोक से ये पेपर राइडर नीचे गिरेगा. का मतलब उस टेंशन पे सोनोमीटर वायर और ट्यूनिंग फोक के बीच में रेजोनेंस होगा. देन वी टेक सेकंड ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी N2 एंड रिपीट द सेम प्रोसीजर. का मतलब ये जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फोक का उस ट्यूनिंग फोक को हम लोग वाइब्रेट करेंगे. फिर उस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को भी हम लोग सोनोमीटर बॉक्स पर रख देंगे नियर द वायर एंड वापस टेंशन को एडजस्ट कर लेंगे सच दैट पेपर राइडर फॉल्स डाउन व्हेन द ट्यूनिंग फोक इज केप्ट नियर टू इट. का मतलब सेकंड ट्यूनिंग फोक के लिए हमको टेंशन को चेंज करना पड़ेगा सच दैट पेपर राइडर फॉल्स डाउन. लेट दैट टेंशन बी T2. तो T2 टेंशन पे रेजोनेंस होगा सेकंड ट्यूनिंग फोक का वायर के साथ. फिर थर्ड ट्यूनिंग फोक के लिए टेंशन होगा T3. तभी इस वायर का इसके साथ रेजोनेंस होगा. So for every tuning fork, we'll calculate the value of tension required for resonance between sonometer wire and the tuning fork. Then experimentally it is observed that N1 upon root T1, N2 upon root T2, N3 upon root 33, so on remains constant. का मतलब इन सबका रेशियो कांस्टेंट होगा. ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होगा. And if N1 upon root T1 is equal to N2 upon root T2 is equal to N3 upon root T3 and so on remains constant, this implies N upon root T is constant. And N upon root T constant is nothing but law of tension. तो ये हो गया verification of law of tension, that is second law of vibrating string using sonometer. Verification of third law of vibrating string. And what is third law of vibrating string? It is called law of linear mass density. According to the law of linear mass density, fundamental frequency is inversely proportional to square root of linear mass density m. तो m होता है inversely proportional to root m. But this law, ये जो थर्ड लॉ है n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m, दिस कैन नॉट बी वेरीफाइड डायरेक्टली. इस लॉ को डायरेक्टली वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज
इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियर मास डेंसिटी चेंज करना है, एंड फ्रीक्वेंसी एंड लीनियर मास डेंसिटी कैन नॉट बी चेंज्ड साइमल्टेनियसली. It is not possible to change frequency and linear mass density simultaneously. Why? Because there are restrictions on the values of frequency. Tuning fork का जो frequency होता है उसके values पे restrictions है. We cannot have tuning fork of any frequency. There are tuning forks of definite frequencies only. आपको tuning fork कुछ definite frequency के ही मिलेंगे. तो tuning fork का frequency we cannot change to any value. So since there are restrictions on the value of frequency of tuning fork, it is not possible to verify the third law directly. तो अगर ये लॉ डायरेक्टली वेरीफाई नहीं होगा तो हम लोग इस लॉ को इनडायरेक्ट मेथड से वेरीफाई करेंगे. तो थर्ड लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज वेरीफाइड इनडायरेक्टली, बिकॉज डायरेक्ट जो लॉ है वो वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं होगा. तो इसको देखो इनडायरेक्ट मेथड से कैसे वेरीफाई करेंगे. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/12 रूट ऑफ टी बाय एम. तो फिर लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ को यहां पे ट्रांसफर करो, फ्रीक्वेंसी को यहां ले लो, तो लेंथ का फॉर्मूला होगा 1/2n रूट ऑफ टी बाय एम. तो ये होगा वाइब्रेटिंग लेंथ का फॉर्मूला. तो अगर मुझे इस लॉ को वेरीफाई करना है तो मैं L और रूट n को वेरीफाई कर लूंगा, और उसमें मैं क्या करूंगा, टेंशन एंड फ्रीक्वेंसी को रखूंगा कांस्टेंट. तो कीप टेंशन एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट. तो इफ n and t are kept constant, length will be inversely proportional to square root of n. तो वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, और ये होगा इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ थर्ड लॉ. तो हमको ये लॉ प्रूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेशन को प्रूव करेंगे, L रूट m कांस्टेंट. तो अगर ये रिलेशन प्रूव होगा तो थर्ड लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग भी प्रूव हो जाएगा. तो इसमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और टेंशन को रखना है कांस्टेंट. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने के लिए सिर्फ एक ही ट्यूनिंग फोक यूज करेंगे ऑफ सम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी. तो वी विल यूज ओनली वन ट्यूनिंग फोक, तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट. और साथ में टेंशन कांस्टेंट रखना है, तो ये जो हैंगर में मास होगा वो भी फिक्स्ड होगा. तो कांस्टेंट टेंशन एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी. और यहां पे चेंज क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ चेंज होगा. एंड मास पर यूनिट लेंथ चेंज कब होगा, जब भी आप वायर को चेंज करोगे. तो इस एक्सपेरिमेंट में वी टेक नंबर ऑफ वायर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स या डिफरेंट मटेरियल्स. तो वी टेक नंबर ऑफ वायर्स, वी टेक सेट ऑफ वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, सो दे विल हैव डिफरेंट लीनियर डेंसिटीज एंड अप्लाई द सेम टेंशन टू ईच वायर. तो अलग अलग मेटल्स के हम लोग वायर यूज करेंगे जिनके लीनियर डेंसिटी डिफरेंट होंगे, बट सब वायर के लिए टेंशन सेम होगा, बिकॉज यहां पे टेंशन कांस्टेंट रखना है. एंड बाय यूजिंग ट्यूनिंग फोक ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी n, का मतलब ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगा. वी फाइंड द वाइब्रेटिंग लेंथ फॉर ईच वायर. इसका मतलब सपोज मैंने फर्स्ट मेटल का वायर यहां पे फिक्स कर दिया जिसका लीनियर डेंसिटी m1 है, और फिर इस ट्यूनिंग फोक को लेके मैं इस वायर का वाइब्रेटिंग लेंथ फाइंड करूंगा. वाइब्रेटिंग लेंथ का मतलब वो लेंथ होगा जहां पे ट्यूनिंग फोक रखने से पेपर राइडर फॉल होगा. तो फर्स्ट वायर का लीनियर मास डेंसिटी m1 है, उसका मैंने वाइब्रेटिंग लेंथ फाइंड किया इस ट्यूनिंग फोक का. लेट L1 बी द वाइब्रेटिंग लेंथ फॉर द फर्स्ट वायर. फिर L1 मेजर होने के बाद ये जो फर्स्ट वायर है उसको मैं इंस्ट्रूमेंट से निकाल दूंगा. तो रिमूव द फर्स्ट वायर एंड कनेक्ट द सेकंड वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल. अभी मैं दूसरे मेटल का सेकंड वायर यहां पे यूज करूंगा. तो अगर मैंने वायर को चेंज किया है तो मैंने लीनियर डेंसिटी को भी चेंज किया. फिर सेकंड वायर के लिए उसी ट्यूनिंग फोक को यूज करके मैं वाइब्रेटिंग लेंथ को फाइंड करूंगा. फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक तो चेंज नहीं होगा, यहां पे वायर चेंज होगा, तो उससे क्या होगा, लीनियर डेंसिटी चेंज होगा और करस्पॉन्डिंग वाइब्रेटिंग लेंथ चेंज होगा.
तो सेकेंड वायर के लिए सेम ट्यूनिंग फोक का वाइब्रेटिंग लेंथ होगा L2. तो we will find out different vibrating length for different linear mass density. तो let L1, L2, L3, etc. be the vibrating length for the wires of different densities M1, M2, M3, etc. तो फर्स्ट वायर के लिए डेंसिटी M1 है, लेंथ L1 है. सेकेंड वायर के लिए डेंसिटी M2 है, लेंथ L2 है. थर्ड वायर का डेंसिटी M3 है, उसका वाइब्रेटिंग लेंथ L3 है. तो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट L1 इंटू रूट M1, L2 इंटू रूट M2, L3 इंटू रूट M3, ऑल दीज वैल्यूज विल कम कांस्टेंट. तो L1 root M1 is equal to L2 root M2 is equal to L3 root M3 etc. are constant. That means L root M is constant. L into root M is constant. But अगर L root M constant होगा तो N root M भी constant होगा. तो this is indirect verification of third law of vibrating string. So we have seen experimental verification of all the three laws of vibrating string using sonometer.